हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त। चलो, 10वीं पास करके आप डायरेक्ट 11वीं में आए हो और मुझे पता है कि आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है। तो ध्यान रखना, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है? बेसिक टर्मोलॉजी आपको ध्यान रखना है। अगर बेसिक चीजें आपको आएंगी तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा, और बेसिक चीजें आप मिस कर गए तो केमिस्ट्री समझना आपके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगा, कुछ एडवांस चीजें भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी हैं जो पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता। तो सारे बच्चों को ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहली चीज, हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है? अध्याय 1, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। इसमें परमाणु, अणु और रासायनिक अंकगणित के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक आते हैं जैसे परमाणविक, अणु और तुल्यांकी द्रव्यमान। तो मैं अगर आपसे पूछूं परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, अणु का द्रव्यमान क्या होगा, इसके बारे में आज अपन देखेंगे। इसके साथ साथ मोल परिकल्पना के बारे में भी देखेंगे। मोल परिकल्पना होता क्या है, ठीक है। देखो, पहली चीज, मोल परिकल्पना बहुत अच्छा है क्योंकि ये अपने को केमिस्ट्री में बार बार देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से एकदम बेसिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा, प्रतिशत, संगठन और आणविक सूत्र के बारे में देखेंगे और परिकल्पना के बारे में देखेंगे, ठीक है। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किन चीजों को ज्यादा ध्यान रखते हैं, आप मुझे बताओ। बेसिक, अगर हमें बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर आगे चल के कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मैं बोलूं आपको किसके बारे में? तत्व के बारे में। मैं आपको बोलूं अणु के बारे में, मैं आपको बोलूं परमाणु के बारे में, यौगिक के बारे में, क्या जानते हो? तो आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता होगा। तो चलो, मैं आपको बहुत बेसिक से एक एक चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल मतलब आवृत सारणी को हम देखते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आवृत सारणी में 118 एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं, आवृत सारणी में बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिसे हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री की बात आ रही है और आवृत सारणी के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो कोई मतलब ही नहीं है। केमिस्ट्री मतलब आवृत सारणी। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चालू करता हूं, थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान रखें। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना। ये है लोहा, मैंने क्या बोला इसे? लोहा, मतलब आयरन, ठीक है। ये आयरन है, लोहा है। लोहा के छोटे छोटे कण, मतलब ये लोहा के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरा आपको पूरे इसमें दिखेगा, लोहे के अंदर ही दिखेगा। ये एक आयरन है, ठीक है। लोहा का अगर हम क्या देखें, चिन्ह देखें, तो Fe से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लोहे को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। लोहे के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स में जो मैंने बनाया है उसे हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। जब इतने सारे परमाणुओं को मिला के क्या चीज बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं बेटा? तत्व बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक परमाणु को मैं उठा लूं, जैसे मैंने एक परमाणु को उठा के यहां रख दिया, ठीक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा परमाणु। ध्यान से देखना बेटा, है ना। तत्व हम किसे बोलते हैं? बहुत सारे परमाणुओं के संग्रह को हम तत्व बोलते हैं। और जब बहुत सारे अपने को जब तत्व दिखेगा, उस तत्व से एक परमाणु को जब हम बाहर उठा के, एक कण को जब हम बाहर उठा के रखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है। चलो, मैं कुछ आपको रिएक्शन बना के बताता हूं, थोड़ा सा आप रिएक्शन को देखना किस तरीके से रिएक्शन बन रहा है। मैंने बोला ये है Fe, ठीक है, आयरन ले लिया मैंने, लोहा ले लिया, प्लस मैंने लिया यहां पर ऑक्सीजन। क्या ले लिया बेटा? मैंने यहां पर ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन, इन दोनों को रिएक्शन करवाऊंगा, ध्यान से। ये क्या है बेटा? तो ये है
तत्व बोल दो चाहे परमाणु बोल दो, ठीक है, क्योंकि एक परमाणु लाना तो बहुत मुश्किल होगा, उसके संग्रह को ही लाना पड़ेगा। तो जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, या मैं बोल दूं दो तत्व आपस में मिलते हैं, तो एक नया चीज बनाते हैं, उसे बोलते हैं FeO, ठीक है। तो FeO है क्या? तो FeO जो है उससे हम बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं बेटा? अणु बोलते हैं। ध्यान रहेगा, दो परमाणु को या दो तत्व को आपस में रिएक्शन कराने पर एक नया चीज बनता है, उससे हम तत्व बोलते हैं। समझ में आ गया? आ गया, ठीक। अब जब मैं बहुत सारे अणु को आपस में मिलाऊंगा तब एक नया चीज बनेगा, उसे मैं क्या बोलूंगा? जब मैं बहुत सारे अणु को आपस में मिला दिया तो उसे मैं बोलूंगा यौगिक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यौगिक। यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें? ठीक है, ध्यान से समझना। बहुत सारे परमाणुओं के संग्रह को तत्व बोला जाता है, बहुत सारे अणु के संग्रह को यौगिक बोला जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे परमाणुओं के संग्रह को तत्व कहते हैं और बहुत सारे अणु के संग्रह को यौगिक बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं? अब देखो, हम पढ़ किसके बारे में रहे? परमाणु के बारे में। तो बेटा बिना परमाणु के पढ़े अपन केमिस्ट्री को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, परमाणु को समझते हैं कि एक्चुअल में परमाणु होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा परमाणु। परमाणु जिसे हम इंग्लिश में एटम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? एटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। परमाणु आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते होंगे स्कूल में, है ना, बनवाए होंगे आपसे, याद होगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखना, ये जो बीच में है ये, है ना, इसे हम बोलते हैं क्या? नाभिक। क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के बीच में ये दो चीजें अलग अलग कलर से मैं बना रहा हूं, इसे आप देखना, ठीक है। नाभिक मतलब ये जो है, ये जो मैंने सर्कल बनाया इसे कक्ष बोलते हैं। मैं बताया, ये जो सर्कल बना है इसे हम कक्ष बोलते हैं, और बीच में जो बना हुआ है डब्बे, जिसमें अलग कलर से मैंने डॉट डॉट लाइन बना दिया है, उससे हम बोलते हैं नाभिक, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये लो, चलो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इसके आसपास, नाभिक के आसपास चक्कर लगाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो, परमाणु हमें सब जगह मिलता है। तुम्हारे अंदर परमाणु, मेरे अंदर परमाणु, इस मार्कर के अंदर परमाणु, ठीक है। और परमाणु का जो भार होता है वो कौन डिसाइड करता है? नाभिक डिसाइड करता है। इतना भी आप याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं परमाणु की पहचान हमें किससे होती है, तो परमाणु की पहचान परमाणु के नाभिक से होती है, कि उसका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? नाभिक डिसाइड करेगा, है ना। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दूं और इसके बाद में वेट अगर देखूं तो नाभिक का सेम वेट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूं, अगर मेरे सिर से बाल हटा दिया जाए और मेरा वेट देखा जाए तो सेम मिलेगा जो मैंने पहले निकाला हुआ था। तो एक बाल के बराबर है कौन? इलेक्ट्रॉन। समझ में आए इतनी बातें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बोला ये जो बीच में बना हुआ डॉट डॉट, एक डॉट को मैंने उठाया और इसे मैंने बोला प्रोटॉन। ध्यान से बेटा, ठीक है। और दूसरे को मैंने जब उठाया, ये ब्लैक वाले को, इसे मैंने बोला न्यूट्रॉन। कोनो प्रॉब्लम ना है? चलो देखो, पहले को मैंने बोला प्रोटॉन और दूसरे को मैंने बोला न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन, ध्यान से देखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग को ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान कहते हैं। ध्यान से फिर से समझो, मैंने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग को ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? द्रव्यमान। चलो इतना तो हमें पता चल गया कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान हम किससे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के योग को ही हम द्रव्यमान बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, हाँ या ना?
ठीक है, इन दोनों की जो संख्या होगी द्रव्यमान की संख्या के बराबर होगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर यहां पर? चलो अब देखते हैं बेटा, हमारे पास में यहां तक थोड़ा सा परमाणु का मैंने बताया आपको, थोड़ा ज्यादा उतना ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर परमाणु के बारे में एक एक चीजें डिस्कशन करेंगे, इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही आपको यहां पर बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब हमारे पास में आया द्रव्यमान। क्या आया बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? ठीक है, तो द्रव्यमान किसे कहते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान है। ये क्या है बेटा? परमाणु का द्रव्यमान। या तो मैं अब ये टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कौन कौन सी टॉपिक पे अपन फोकस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा है परमाणु भार। क्या है बेटा? परमाणु भार। ये देखो परमाणु भार, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक वेट। लिखना चाहो तो आप एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, अब मैंने बता दिया कि परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार हम किसे कहते हैं? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों के योग को ही हम क्या बोलते हैं? इन दोनों का जो योग होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? परमाणु भार बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे। तो देखो परमाणु भार हम इसी को बोलते हैं, परमाणु भार बोल दो। इसी को हम भार भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बोलूं या परमाणु भार बोलूं, दोनों एक ही है, इतना याद रखना। अब मैं आपसे पूछूं, परमाणु भार तो हमें समझ आ गया, मैं आपसे पूछूं एक परमाणु का भार कितना होता है, तो क्या बोलेंगे आप? देखो बहुत इतना तो आपको पता है कि परमाणु भार अगर मैं देखूं तो कार्बन का अगर परमाणु भार देखूं तो कितना होता है बेटा? कार्बन का परमाणु भार जल्दी बताओ कमेंट। इसका कार्बन का, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम। कितना ग्राम होता है इसका परमाणु भार? 12 ग्राम होता है। एक कार्बन अगर मैं पूछूं, ध्यान से समझना, मैंने बोला एक कार्बन पूछूं, मैंने बोला परमाणु कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एक परमाणु, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? एक कार्बन और बहुत सारे कार्बन, दोनों में अंतर है, समझना। अब देखना, बहुत सारे कार्बन एक साथ मिलाते हैं, मैंने क्या बोला? बहुत सारे कार्बन एक साथ मिलाते हैं तब जाके 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है। मैंने क्या बोला? बहुत सारे कार्बन जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास कार्बन का संग्रह को हम क्या बोलते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या? मोल। एक मोल बराबर इतना होता है बेटा, एक मोल बराबर इतना होता है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? एक मोल बराबर इतना होता है। ये वजन है, किसका वजन है? कार्बन का वजन है। मैंने क्या बोला? इसे, इस नंबर को, ये नंबर हमें बार बार देखने को मिलेगा, तो इस नंबर को बहुत अच्छे से समझना। ये क्या है? इसे मैं बोलूं 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 का वजन, कार्बन परमाणु का भार। देखना ये कार्बन है, कार्बन परमाणु का भार बराबर कितना होता है? 12 ग्राम। समझे कि नहीं? समझ आ गया? अब मैं पूछूं एक मोल कार्बन, ध्यान से समझ, एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन परमाणु, परमाणु का भार कितना होगा? वो भी 12 ग्राम होगा। बेटा मोल समझ में आ गया? अगर मैं आपसे बोलूं एक मोल, एक मोल बराबर कितना होगा, तो खट समझना 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां तक समझ। इससे ना हम इस संख्या को, ये जो संख्या लिखा है मैंने, ये इस संख्या को हम एक नाम से जानते हैं। पता है क्या नाम है? इस संख्या को एवोगैड्रो के नाम से जानते हैं। एवोगैड्रो के नाम से हम इस संख्या को जानते हैं। तो अब क्या बोलेंगे?
ये संख्या को हम आज से एवोगैड्रो के नाम से हम जानेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ तरीके आपको मैं समझा रहा हूं, इससे भी फॉलो करने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूं, उस तरीके का फॉलो करना है ना। देखो बेसिक है तो समझ लो, थोड़ा काम आएगा। 1 मोल कार्बन बराबर, अगर मैं पूछूं आपसे, ये क्वेश्चन है मेरा, 1 मोल कार्बन बराबर, 1 मोल कार्बन बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल कार्बन बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कार्बन एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु, ठीक है, कितना? 12 ग्राम होता है। लो बेटा आंसर निकल गया। अगर मैं आपसे फिर बोलूं कि 1 मोल सोडियम बराबर, दूसरा 1 मोल सोडियम, ये कार्बन है सी है ना, इसका चिन्ह है सोडियम, Na उसका चिन्ह है। 1 मोल सोडियम बराबर क्या होगा? सेम नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होगा। ठीक है, क्या है ये? कार्बन का या सोडियम का क्या है? ये एटम है। किसका एटम है? सोडियम का। सोडियम का एटम बराबर कितना ग्राम होता है बेटा? कितना? 28 ग्राम। चलो और एक आध देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 1 मोल Ca बराबर, देखना ध्यान से, 1 मोल Ca बराबर क्या होता है? तो वही सेम 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 Ca एटम बराबर क्या होगा? 40 ग्राम होगा। कितना होगा? 40 ग्राम। तो मुझे या समझ में तो आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 परमाणु का ये क्या है बेटा? भार है। ये क्या है? परमाणु का भार है। परमाणु का भार है। ठीक है, इसी को हम परमाणु भार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम परमाणु भार कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल देखना, परमाणु भार उसमें लिखा होगा, बहुत अच्छे से समझना कि ये परमाणु भार होता क्या है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलो अणु की बात करें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था पहले हम परमाणु के बारे में देखेंगे, इसके बाद में अणु के बारे में, फिर तुल्यांकी के बारे में। तो पहले परमाणु हो गया, अब अणु के बारे में देखते हैं। चलो देखो अणु, अब उसी रीति से अणु भार बराबर क्या होता है बेटा? जैसे मैंने बताया था परमाणु के भार बराबर परमाणु भार होता है, वैसे अणु के भार को ही आणविक भार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अणु के भार को ही आणविक भार कहते हैं। समझना, ठीक है। अब देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 लिख दिया। ये क्या है बेटा? ये ठीक है, ये क्या है? इतने अणु हम जब लेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, जब इतने अणु हम लेंगे, इस यही क्या कहलाएंगे? आणविक भार कहलाएंगे। मतलब इतने अणु हमने लिया तो यही क्या कहलाएगा? आणविक भार कहलाएगा। चलो एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने लिया क्वेश्चन, क्या लिया? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 H2O आ जाए तो उसका भार क्या होगा? ये पूछा। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर H2O आ जाए तो इसका भार क्या होगा, ये आपको बताना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका आणविक भार या अणु भार कितना होगा? तो बेटा इसका अणु भार जो होगा वो कितना होगा? आप एक बार सोचो, 18 ग्राम होगा। कितना होगा बेटा? 18 ग्राम। कैसे आया? तो हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो कितना है यहां पर बेटा? 2 है, तो अपन क्या बोलेंगे? 2 ले लिए। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। बराबर दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया यहां तक? हाँ या ना? आ गया? चलो आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मैं आपसे बोलूं, चलो 6 एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक, अब यहां पर मैं ले लेता हूं C6H12 और O6। ठीक है, अब इसका परमाणु भार बताना है आपको। अब बताओ बेटा इसका क्या अणु भार, सॉरी ग्लूकोज अणु भार बताना। अब इसका अणु भार बताओ मुझे, अणु भार क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप कितना है यहां पर? अच्छा, तो टोटल होगा 180 ग्राम। जैसे मैंने यहां पर निकाला था वैसे आप इसे निकालना। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक, अब मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा क्या, इसे हम बोलते हैं शक्कर। क्या बोलते हैं? शक्कर। इंग्लिश में बोला जाता है सुगर। क्या बोलते हैं बेटा? सुगर। ठीक है, चलो इसका अणु भार बताओ आप, क्या होगा इसका अणु भार? तो सेम वही पद्धति आपको अपनाना है जो पद्धति मैं आपको बताते आ रहा हूं। कार्बन, कार्बन का अणु भार कितना होता है? तो कार्बन, यह है कार्बन, तो कार्बन का अणु भार होता है बेटा कितना? 12। और यहां पर कितना कार्बन है? 12 है, मतलब 12 गुणा 12 करेंगे, कोई दिक्कत? यहां पर देखना H कितना है? H 22 है। क्या बोला मैंने? H कितना है? 22 है, 22 है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? देखो हाइड्रोजन 22 लिखा है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई के बाद 1 मल्टीप्लाई 22 कर देना। चलो नेक्स्ट 11 ऑक्सीजन, जस्ट अभी मैंने बताया 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन कितने बार है? तो 11 बार, तो 11 बार करूंगा, तब जाके इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर क्या होगा अपने पास? 342 ग्राम होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो बताओ। नहीं है? चलो एक बार उतार लो इसे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन की बात हुई थी, याद होगा आपको, है ना? एक कार्बन बोला था मैंने। एक कार्बन कैसे निकाला? जैसे हमारे पास में ये तो हो गया 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर है। कार्बन का जो भार है बराबर कितना होता है? 12 ग्राम होता है। ये तो हमने अभी जस्ट देखा, ये तो कार्बन का भार बताया मैंने टोटल। एक कार्बन की बात होगी। अब मैं आपसे पूछूं एक कार्बन का भार बराबर क्या होगा? एक कार्बन, तो सबसे पहले बेटा ऊपर रख देना क्या? 12 एटॉमिक नंबर या परमाणु भार। तो सबसे पहले यहां पर क्या रखना? परमाणु भार, है ना? और नीचे रखना एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है, और नीचे रख दिया हमने एवोगैड्रो नंबर। तो इधर आप लिख सकते हो ये है परमाणु का भार। क्या है? ये परमाणु का भार है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या है? एवोगैड्रो नंबर है ना? अब देखना समझना किस तरीके से मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, और आपको अगर पसंद आता है तो दोस्तों को आप जरूर शेयर करें। और एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, और निरंतर आपको साल भर पढ़ाना, साल भर आपको बने रहना है इसी चैनल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या है इसमें जो आपको समझना है? अणु भार, ये तो परमाणु भार हो गया। अब अणु की बात हुई, तो अणु किस तरीके से आपको समझना है? तो सबसे पहले एक कण का भार जो होगा वो कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं एक कण या एक एटम, है ना, या एक कण बोलूं या एक एटम बोलूं, दोनों एक ही होंगे, है ना? तो एक कण का भार निकालने के लिए हमें क्या करना है? एक कण का भार निकालने के लिए, एक कण का भार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, हमें ऊपर रखना है एटॉमिक, मतलब परमाणु भार, या तो मैं बोल दूं आणविक भार या अणु भार। अणु भार, ठीक है। और नीचे बटे में आ जाएगा क्या? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो क्या है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये लिख लेगा, एक कण का अणु भार निकल जाएगा। परमाणु है तो परमाणु भार लगा दो, अणु है तो
अणु भार लगा दो, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन, क्योंकि हर चीजों में बिना क्वेश्चन की चीजें समझ नहीं आता, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है एक CO2 का भार, एक CO2 का भार पूछा उसने, एक CO2 अणु का भार आपसे पूछा है, CO2 अणु का भार, सॉरी अणु का भार आपसे पूछ रहा है, निकालो बेटा। कैसे? सबसे पहले इसका हमें भार तो कितना है 44 है, नीचे क्या लिखना है एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 लिख देना। ठीक है, चलो शायद किसी बच्चों को निकालते ना बने, तो एक काम करना 44 को ऊपर रखना और नीचे क्या लग देना आप, सीधी सी बात है 6.022 और यहां पर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 लिख देना। इसे आप निगलेक्ट कर देना, तो आप नीचे 6 लिख लेना, जैसे 44 अपॉन क्या है पर 6 है, और मल्टीप्लाई कर देना किससे 10 की पावर 23 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक अब देखो, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा ना, ये बताना भूल गया था। चलो यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आया है ना। अब मैं आपको कल तुल्यांकी भार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में मोल परिकल्पना के बारे में भी बताना है, तो क्लास को अंत तक आप जरूर देखना, है ना। और अभी आपने जो देखा समझ आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से चैनल में जब भी वीडियो डलेगा आपको मिल जाएगा। तो आज से आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास, मतलब रसायन विज्ञान की क्लास आपको निरंतर मिलेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।